हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस स्पेशल सीरीज का 36वां क्लास किए थे। यह क्लास टोटली आरआरबी एएलपी पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी एएलपी का एग्ज़ाम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। यह साइंस स्पेशल सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी से रिलेटेड जितनी भी यहाँ क्लासेस होती हैं वह आप तक डेली मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुल डैश तत्वों में से डैश तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई है। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, पीरियोडिक टेबल में कुल 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? तो कुल 118 तत्व हैं, टोटल 118, जिनमें से 24 जो है यह खोज प्रयोगशाला प्रक्रिया से यानी आर्टिफिशियल तरीके से की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रथम संश्लेषित तत्व जो थे वो होगा टेक्नीशियम। इसका संश्लेषण 1936 में की गई थी। वर्तमान में अनेक तत्वों का निर्माण प्रयोगशाला में किया गया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक में से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट में ज्ञात कीजिए। देखिए, यह आरआरबी एएलपी या टेक्नीशियन या एनटीपीसी इन सभी में साइंस न्यूमेरिकल का प्रश्न हर शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न दिया ही रहता है। इसलिए आप सभी को न्यूमेरिकल भी कराते चल रहे हैं, ताकि एग्जाम में आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, चलिए जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछा है विभवांतर। क्या पूछा है यहाँ पर? तो देखिए, विभवांतर पूछा है। दिया क्या है? 2 ओम प्रतिरोध दिया है, 5 एम्पियर की क्या दिया गया है यहाँ पर? धारा दिया गया है। तो विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू, यानी विभवांतर इक्वल टू आई इंटू आर। आई क्या है? आई हो जाएगा आपका विद्युत धारा और आर हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, चलिए इसको बैठा देते हैं। विभवांतर पूछा है तो ऐसे रहने देते हैं। जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा कितनी है यहाँ पर? देखिए, धारा प्रवाहित कितनी होती है? 5 एम्पियर की। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे आई के नीचे, मल्टीप्लाई रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो देखिए, 2 ओम का रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध दिया गया है, तो 2 ओम लिख दिए। कितना आया? 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 10 एम्पियर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। आप लोगों को सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि विभवांतर जो पूछा है, विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है। तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है विभवांतर इक्वल टू विद्युत धारा गुणे प्रतिरोध, यानी V इक्वल टू आई आर। आई होप आप लोग पूरे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन में मूल घटना क्या है? ऑप्शन ए आरएनए की प्रतिकृति, ऑप्शन बी डीएनए की प्रतिकृति, ऑप्शन सी प्रोटीन का निर्माण, ऑप्शन डी कोशिका विभाजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, जनन में जो मूल घटना है, मेन जो इवेंट है, ये क्या है? तो डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण करना। ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, डीएनए को क्या कहते हैं? डीएनए को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, डीएनए जो होता है यह गुणसूत्र में होते हैं, यानी क्रोमोसोम में होते हैं, तथा गुणसूत्र का क्रॉसिंग ओवर कोशिका विभाजन होता है, तथा विभिन्नताओं से युक्त जीवों का जन्म होता है। इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। और जो यहाँ पर आरएनए है, आरएनए को राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, और आरएनए जो होता है यह किसका संश्लेषण करता है? तो यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है?
तो प्रोटीन का संश्लेषण में भाग लेता है कौन? आरएनए। इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन त्याग करता है तो उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीकृत हुआ, ऑप्शन बी अपचयित हुआ, ऑप्शन सी विघटित हुआ, ऑप्शन डी उदासीनीकृत हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, ऑक्सीकृत हुआ इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है, किसका त्याग करता है? तो हाइड्रोजन का त्याग करता है, तो इसे ऑक्सीकृत हुआ कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, और हाइड्रोजन का त्याग करना, ये ऑक्सीकृत कहलाता है। वहीं इसका उल्टा हो जाएगा अवकरण। अवकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है तथा ऑक्सीजन की संख्या में कमी आती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपचयित हुआ कहते हैं, यानी अवकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के डैश में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है। ऑप्शन ए केंद्रक में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी कोशिका द्रव में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, कोशिका द्रव में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है। किससे? तो कोशिका में कोशिका द्रव से। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, ग्लूकोज का पाइरूवेट में रूपांतरण क्या कहलाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन कि ग्लूकोज का पाइरूवेट में रूपांतरण ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। और ग्लूकोज के द्वारा पाइरूवेट का निर्माण एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही श्वसन प्रक्रिया का पहला चरण है। क्या है? ग्लूकोज का पाइरूवेट में निर्माण जो होता है उसे कहते हैं क्या? एरोबिक और दूसरा क्या है? एनारोबिक। ये दोनों ही किस चीज का चरण है? तो ये है श्वसन प्रक्रिया का पहला चरण है। और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में 2 एटीपी ऊर्जा का अतिरिक्त लाभ होता है और यही 2 पाइरूवेट अम्ल ऑक्सीजन के मिलने पर पूर्ण ऑक्सीकृत होकर क्रेब्स चक्र के उपरांत माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी ऊर्जा का प्रदान करता है। ठीक है, इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? क्या पूछा है यहाँ पर? कौन सी विशेषता गलत का चयन करना है? ऑप्शन ए मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है। ऑप्शन बी अमीबा में 2 कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में होता है। ऑप्शन सी शुक्राशय मानव नरों में मौजूद एक ग्रंथि है। ऑप्शन डी पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, जंतु प्रजनन यानी एनिमल रिप्रोडक्शन के संबंध में जो गलत है वो हो जाएगा मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है। ये गलत हो जाएगा और यही क्वेश्चन क्या पूछा है? गलत पूछा है। गलत विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, मानव मादा में निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और मनुष्यों में जो यौन प्रजनन के दौरान 2 कोशिकाओं का संलयन शामिल होता है जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। और अमीबा में क्या होता है? हाँ, द्विविखंडन होता है। ठीक है, तथा अलैंगिक जनन है। जो 2 कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में होता है, ये सही है। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल और गैसें कॉर्क को पार नहीं कर पाती है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में डैश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी सुबेरिन, ऑप्शन सी क्यूटिन, ऑप्शन डी लिग्निन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जल और गैस कॉर्क को पार नहीं कर पाती है। क्यों?
क्योंकि इसकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, तो इसकी कोशिकाओं में सुबेरिन पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग जान लेते हैं ये सुबेरिन है क्या। देखिए सुबेरिन एक मोनी हाइड्रोफोबिक पदार्थ है। क्या है, तो मोनी हाइड्रोफोबिक पदार्थ है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सुबेरिन एक मोनी हाइड्रोफोबिक पदार्थ है, या कुछ पौधों के उत्तकों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ठीक है, और सुबेरिन कॉर्क परत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। तो जल और गैस जो होता है कॉर्क को पार नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, तो सुबेरिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट ट्राईहाइड्रेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है यह है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो जाएगा। चलिए अगर इसको घुमाकर क्वेश्चन पूछ दिया कि सोडियम कार्बोनेट का जो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, और यह गंधहीन क्षारीय पाउडर है। जो धोवन सोडा है ये कैसा है, यह गंधहीन और क्षारीय पाउडर है। इसका जो पीएच मान होता है, इसका पीएच मान होता है 11। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि धोवन सोडा का जो पीएच मान होता है कितना होता है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक डैश के बराबर है। ये आपके ऑप्शन है, इसको भी, ये न्यूमेरिकल है, इसको भी आप लोग को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को बहुत बार अपने पुरानी जो वीडियो क्लासेस देखी होंगी उसमें हमने कवर किया है। तो अपवर्तनांक यानी म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो साइन आई जो होता कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर साइन आई दिया है 45 डिग्री, यहाँ पर लिख दिए 45 डिग्री, साइन आई 45 डिग्री। ठीक है, और साइन 30 कितना दिया है, साइन आई कितना दिया है, साइन आर 30 डिग्री। ठीक है, दोनों लिख दिए। अब देखिए इन सब का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, और साइन 30 का कितना होता है, देखिए। ठीक है, अब इसको हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो √2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका √2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, ये आप लोग को याद रहना ही चाहिए कि साइन आई म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बटे साइन आर। ये अब जब तक आप लोग को याद नहीं होगा तब तक आप लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को करना पड़ेगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह आखिरी क्वेश्चन भी है। श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी तिलचट्टा, ऑप्शन डी केचुए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। श्वास रंध्र किसे कहते हैं, तो श्वास रंध्र कहते हैं, इसका इंग्लिश में नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया को ही हम लोग श्वास रंध्र कहते हैं। तो ये किस में पाया जाता है, ट्रैकिया। ठीक है, तो देखिए जो ट्रैकिया होता है यह कीट श्वसन प्रणाली का प्रमुख हिस्सा है तथा कीट के शरीर की
कोशिकाओं से सीधे हवा लाने के लिए जिम्मेदार होता है कौन? श्वास रंध्र यानी ट्रैकिया। तो ये किस में पाया जाता है? तो श्वास रंध्र इस ऑप्शन के अनुसार तिलचट्टा प्राणी में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तिलचट्टा जो होता है इसमें श्वास रंध्र ये पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए श्वास रंध्र जो होता है यह आर्थ्रोपोड्स एवं कीटों में पाए जाने वाले क्या हैं? श्वास की प्रमुख नली होती है। ठीक है, और मनुष्यों में क्या होता है? मनुष्यों के श्वसन की प्रमुख इकाई एल्वोइली है। ठीक है, जो फेफड़ों में पाए जाते हैं। एल्वोइली कहाँ पाया जाता है? तो फेफड़ों में। एल्वोइली को हिंदी में कहते हैं वायु कूपिकाएं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। एल्वोइली का कार्य क्या है ये भी जान लीजिए। तो जो एल्वोइली है ये रक्त में ऑक्सीजन को मिश्रित करता है, मिलाता है तथा CO2 को रक्त से बाहर ले जाता है। ये एल्वोइली का कार्य हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। ठीक है, मनुष्य का जो श्वसन प्रमुख श्वसन हिस्सा क्या है? तो एल्वोइली। ठीक है, क्या है? एल्वोइली। ठीक है, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। एल्वोइली का फंक्शन भी आप लोग को पता हो गया। तो चलिए, अगर आप लोग क्लास अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि टॉप 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।